9X मूवीज़ प्रेजेंटिंग 300। जब वह लड़का पैदा हुआ तो उसका भी मुआयना किया गया। अगर वह कमज़ोर या अपाहिज होता तो उसे भी फना कर दिया जाता। जैसे ही वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया कि ना कभी भागो, ना कभी घुटने टेको। उसे ये भी सिखाया गया कि जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। स्पार्टा के रवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उसे माँ से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। उसे स्पार्टा के 300 साल पुराने समाज में डाला गया, जहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन सिपाही डाले जाते थे। और अपने वतन से मोहब्बत लड़के को मजबूर कर देती है लड़ने के लिए, भूखा रहने के लिए, खाना चुराने के लिए और ज़रूरत पड़े तो कत्ल करने के लिए। उसे बेरहमी से पीटा जाता, बर्दाश्त सीखने के लिए, दर्द सहने के लिए, आजमाइश के लिए उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से कुदरत का मुकाबला कर सके। जंगल की वो रात उसकी हिम्मत का इम्तिहान थी। या तो वो जांबाज स्पार्टन की तरह लौटेगा या वहीं मर जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता है, जिसके काले फुलाती पंजे, स्याह रात जैसी खाल, सुर्ख चमकती आंखें जैसे जहन्नम के शोले दहक रहे हों। अब भेड़िया उसकी तरफ गात लगाकर बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने अपने शिकार की खुशबू सूंघ ली थी। लड़का भी दबे पाँव पीछे पहाड़ की एक गार की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करता है, वो लड़का उस भेड़िए को अपने भाले से मार देता है और साबित कर देता है कि वो एक स्पार्टन है। और जंगल से वो भेड़िए की खाल, जिसको उसने मारा होता है, पहनकर अपने मुल्क वापस आता है, जिससे उसके सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब वो स्पार्टा का राजा है और उसका नाम लियोनाइडस है। वो एक बहुत अमन पसंद राजा होता है। अब कुछ अरसे के बाद कुछ पर्शियंस पैगाम रसा आते हैं और वो अपने किंग का मैसेज को लेकर आए होते हैं। उनके किंग का नाम ज़र्क्सिस होता है और वो लियोनाइडस से कहता है कि हमारे राजा को ये ज़मीन और यहाँ का पानी चाहिए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि स्पार्टन्स अपनी सर झुकाकर उसे अपना राजा तस्लीम कर ले। लेकिन लियोनाइडस ऐसा करने से इनकार कर देते हैं, मगर वो पर्शियंस पैगाम रसाव से डराते हैं, जिससे लियोनाइडस सा होकर लियोनाइडस और उसके सभी सिपाही उनको मार कर एक कुएं में फेंक देते हैं। और इसका ये मतलब है कि लियोनाइडस पर्शियन से जंग करने के लिए तैयार है। अब लियोनाइडस उस जंग के हवाले से फ्यूचर में क्या होगा पता लगाने के लिए पुजारियों के पास जाते हैं, जिनका मंदिर एक बहुत बुलंद पहाड़ पर होता है। अब लियोनाइडस उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसकी वजह से ज़र्क्सिस की बहुत बड़ी फौज को मात दे सके। लेकिन इन पुजारियों का लीडर बोलता है कि अभी स्पार्टा जंग में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी स्पार्टा एक त्यौहार मना रहा होता है। और ये सुनकर लियोनाइडस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ ज़र्क्सिस का एक आदमी आता है और इन पुजारियों को जंग रुकवाने पर बहुत बड़ा इनाम देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पुजारी ज़र्क्सिस के आगे बिक चुके हैं। लेकिन लियोनाइडस पुजारियों के मना करने के बावजूद अगले दिन अपने सबसे बेहतरीन 300 सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं, जिन्हें वो जंग के लिए लेकर जाएगा। इसके बाद लियोनाइडस अपने बीवी बच्चे से मिलते हैं, मगर वो लियोनाइडस के जंग में जाने से बहुत दुखी होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे ऐसे ही अलविदा करते हैं। अब लियोनाइडस अपने वतन और स्पार्टा की आनो शान के लिए और बका के लिए अपने 300 सिपाहियों के साथ जंग के सफ़र में निकल पड़ता है। और उसे रास्ते में आर्केडियंस भी मिल, जिनकी तादाद 100 होती है, और वो राजा लियोनाइडस से उसके साथ जंग जाने के लिए दरख्वास्त करते हैं, जिसे राजा लियोनाइडस कबूल कर लेते हैं। अब राजा 300 स्पार्टन्स और आर्केडियंस मैदान जंग में जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में एक गाँव आता है जो पूरी तरह से जल रहा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं बचा, हर तरफ आग और धुआं ही धुआं होता है। मगर इस धुएं में से एक परछाई उनको नज़र आती है और अगले ही पल एक बच्चा उनके सामने होता है, जो पूरे गांव में से अकेला ही जिंदा बचा होता है। और वो बच्चा इन्हें बताता है कि ये सब पर्शियंस ने किया है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक दरख्त पर पूरे गांव वालों की लाशें लटकी होती हैं। और ये देखकर ये सब बहुत दुखी हो जाते हैं और इस गांव से आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच पर्शियन फ़ौज के बहुत सारे समुद्री जहाज़ हैं, मगर तेज़ हवा और समुद्री तूफान इन जहाज़ों को तबाह कर देते हैं, जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। मगर राजा लियोनाइडस एक तरफ चुप खड़ा रहता है। उसे पता तो है कि हमारी जीत हुई है, मगर वो ये भी जानता है कि ये एक बहुत छोटी टुकड़ी है जो तबाह हुई है। अभी इनकी बाकी फ़ौज जो लाखों में है वो सलामत है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राजा लियोनाइडस की बीवी उन 300 सिपाहियों की मदद के लिए एक मीटिंग रखना चाहती है, ताकि स्पार्टा और फौज भेज सके। दरअसल पुजारियों की इनकारी के बाद इनकी कौंसल इनको जंग जाने की इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से राजा लियोनाइडस अपने बेहतरीन 300 सिपाहियों के साथ जंग में गया होता है। और इसकी बीवी इसके लिए कौंसल के पास जाना चाहती है कि वो इन 300 सिपाहियों की मदद के लिए और फौज भेजे, मगर कौंसल उनकी बात नहीं मानती। और दूसरी तरफ राजा लियोनाइडस उसके 300 सिपाही बहुत सारे पर्शियन सिपाहियों को मारकर उनकी लाशों से और पत्थरों से एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं। लेकिन वहाँ एक पर्शियन फौज की एक टुकड़ी आती है, जिनका लीडर राजा लियोनाइडस को धमकाता है। वो कहता है कि तुम क्या समझते हो कि 10-20 सिपाही मारकर
हमें डरा दोगे और जो तुम लोगों ने ये दीवार बनाई है इस दीवार से हमें रोक पाओगे। ये दीवार हमारी फ़ौज के सामने ऐसे उड़ेगी जैसे तुम्हारे चेहरे से रंग। लेकिन जैसे ही वह दीवार को गौर से देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे पर्शियन सिपाहियों की लाशें होती हैं, जिससे वो गुस्सा होकर अपना चाबक उनको मारने के लिए बढ़ाता है। मगर एक स्पार्टन फौजी उसका हाथ तलवार से काट कर उसके दर्द से जुदा कर देता है। दरअसल ये जिन दो पहाड़ों के दरमियान होते हैं वो बहुत तंग रास्ता होता है, जिसे नरक का द्वार कहते हैं। यहाँ पर्शियंस की लाखों की फ़ौज भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्हें इन पहाड़ियों के दरमियान जंग के लिए छोटी छोटी टुकड़ी में आना पड़ेगा, जिनको स्पार्टन्स अपनी जंगी सलाहियत के बलबूते पर चंद लम्हों में ख़त्म कर देंगे। अब राजा लियोनाइडस अपने सेनापति से पूछते हैं कि नरक के द्वार के अलावा भी स्पार्टा तक जाने का कोई रास्ता है। तब एक कुबड़ा इनके सामने आता है जिसने स्पार्टन योद्धा की तरह कपड़े पहने। इसलिए लियोनाइडस उसे बोलता है कि अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो जो जंग में घायल हैं उनकी मदद करो, उन्हें पानी पिलाओ, ये एक बहुत बड़ी मदद होगी। और लियोनाइडस उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इस बात से इस कुबड़े का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सिपाही बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था और अब लियोनाइडस ने उसे मना कर दिया है। वो गुस्से में अपना भाला और डाल फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और अब फारसी जंग के लिए आगे बढ़ते हैं और ये 300 उनसे जंग करते हैं और इनको बहुत बड़ी जीत होती है। और इसके बाद ज़रक्सीस खुद राजा से मिलने आता है और लियोनाइडस बोलता है कि लगता है कि तुम हो ज़रक्सीस। तब ज़रक्सीस बोलता है कि तुम्हारा कबीला जंग में बेमिसाल है, क्योंकि तुम एक देवता के सामने भी खड़े होकर खौफज़दा नहीं हो, लेकिन मेरे सामने खड़ा होना अक्लमंदी नहीं है। लियोनाइडस बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत फ़ौज है, मगर इसमें गुलाम ज़्यादा है और योद्धा बहुत कम। बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटरों से ज़्यादा स्पार्टन बालों से खौफ होगा। तब ज़रक्सीस बोलता है वो हमारे हंटरों से नहीं बल्कि हमारी रूहानी ताकत से ज़्यादा डरते हैं। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा। बस तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और इसके बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। तब लियोनाइडस बोलता है कि तुम बहुत मेहरबान राजाओं के राजा हो, और जहाँ घुटने टेकने वाली बात है तुम्हारे आदमियों को मारते मारते मेरी जांघ में अकड़न होने लगी है, इसलिए घुटने टेकने का सवाल तो पैदा नहीं होता। और ये कहकर लियोनाइडस वहाँ से चला जाता है। अब ज़रक्सीस अपनी सबसे ख़तरनाक और ताकतवर टुकड़ी को भेजता है। ये काली रात के काली सिपाही होते हैं जिनकी ताकत बेमिसाल होती है, मगर 300 स्पार्टन इनका मुकाबला करते हैं। ज़रक्सीस की फ़ौज में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है जो कि निशानों का भी शैतान होता है और ये बहुत खौफनाक होता है, मगर लियोनाइडस उसे भी मार देता है। और इस जीत के बाद लियोनाइडस को भी ज़रक्सीस की लाखों की फ़ौज से जीत की उम्मीद नजर आने लगती है। और अगली सुबह ज़रक्सीस अपनी बहुत बड़ी फ़ौज के साथ एशिया के जादूगरों को भी बेचता है और इनके साथ बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, मगर ये रास्ते बहुत दुश्वार होते हैं। वो पर्शियंस के खून से स्लिप होकर खाई में गिर जाते हैं। और बहुत जंग के बाद एक दफ़ा फिर ज़रक्सीस की हार होती है और इस हार के बाद ज़रक्सीस गुस्से और खौफ में आ जाता है और इस गुस्से में वो अपने कई सिपा सलारों के सर कटवा देता है। और दूसरी तरफ वही कुबड़ा जो लियोनाइडस के पास आया होता है वो ज़रक्सीस के पास जाता है और ज़रक्सीस उसे बोलता है कि तुम्हारा राजा बहुत बेरहम है, उसने तुम्हें दुत्कारा है, उसने तुम्हें हकीर जाना है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस तुम मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम उस स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लें। और वो कुबड़ा ये सब कुछ मान जाता है और वो कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे औरत चाहिए, सब चाहिए, और मुझे एक पर्शियन सिपाही की वर्दी भी चाहिए। ज़रक्सीस बोलता है कि दिया, जो कुछ तुमने मांगा दिया। और इसी तरह वो कुबड़ा ज़रक्सीस को वो चरवाहों वाला रास्ता बता देता है जिससे ज़रक्सीस की फ़ौज 300 स्पार्टन्स को उन पहाड़ी दरों में घेर लेगी। और अब एक आर्केडियन सिपाही ज़रक्सीस की फ़ौज को चरवाहों के रास्ते पर देख लेता है और वो समझ जाता है कि ज़रक्सीस को इस रास्ते का पता चल गया है। वो राजा लियोनाइडस के पास आता है और कहता है कि हम मारेंगे। ज़रक्सीस को पीछे के रास्ते का पता चल गया है और इसकी फ़ौज सुबह तक हम सबको चारों तरफ से घेर लेगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर लियोनाइडस कहता है कि ना हम भागेंगे और ना घुटने टेकेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मगर आर्केडियंस वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो बेवजह मरना नहीं चाहते। अब राजा लियोनाइडस और उसके सभी जवानों को पता है कि मौत इनके बहुत करीब है, इसलिए वो अपने एक योद्धा को बुलाता है जिसका नाम डिलाइसिस होता है और वो उसे कहता है कि तुम वापस जाओ और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सबको बताना, सबको हमारी जीत की दास्तान सुनाना। और अब डिलाइसिस वहाँ से चला जाता है और अब अगली सुबह उन सबको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और ज़रक्सीस का एक सेनापति लियोनाइडस से बोलता है, अगर तुम हथियार डाल दो तो तुमको पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा, स्पार्टा पहले से भी ज़्यादा दौलतमंद हो जाएगा। बस तुम्हें ज़रक्सीस के सामने अपने घुटने टेकने होंगे और राजा ज़रक्सीस का हुक्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर वो कुबड़ा भी आ जाता है जिसने पीछे का रास्ता
ज़रक्सीस को बताया होता है और वो लियोनाइडस से कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इनकी बात मान लो और अपनी और अपने साथियों की जान बचा लो। अब लियोनाइडस को वो रात याद आती है जिस रात उसने खूनखार भेड़िए को मारा था और लियोनाइडस अपने कवच को उतार देते हैं, अपनी डाल फेंक देते हैं और कुबड़े को बोलते हैं कि मेरे भाई तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो। और इसके बाद वो अपना बाला भी फेंक देते हैं और घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने एक आदमी को आवाज़ लगाता है। वो भागता हुआ आता है और लियोनाइडस के ऊपर पाँव रख कर छलांग लगाता है और ज़रक्सीस के सेनापति को बाला मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ज़रक्सीस बोलता है कि ख़त्म कर दो इन सबको। उसके बाद लियोनाइडस उठता है और अपना बाला उठाता है और पूरी ताकत से ज़रक्सीस की तरफ फेंकता है और वो बाला ज़रक्सीस के गाल को छू कर निकल जाता है। तब ये हज़ारों तीर इनकी तरफ आते हैं और तीर लियोनाइडस और उसके सभी सिपाहियों को लगते हैं, जिससे वो सब स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद डिलायसिस रानी के पास पहुंच जाता है और लियोनाइडस का लोकट उसे देता है, जिससे रानी समझ जाती है कि वो नहीं रहा। रानी उस लोकट को अपने बेटे के गले में डाल देती है और अब डिलायसिस स्पार्टा की कौंसिल में जाता है और वो कहता है कि लियोनाइडस को कुछ नहीं चाहिए था, वो जंग में लड़ा, जीता और शहीद हुआ। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि बस हमें याद रखा जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलायसिस के सामने 10,000 की फ़ौज है और ये पूरी कहानी उन 10,000 सिपाहियों को सुना रहा होता है। उनके सामने ज़रक्सीस की बहुत बड़ी फ़ौज होती है। डिलायसिस बोलता है कि इन सब के दिल में डर है क्योंकि राजा लियोनाइडस और 300 स्पार्टन्स की तलवारों का कहर नहीं भूले। और इसके बाद ये सब ज़रक्सीस की फ़ौज के सामने अपनी तलवारों और बालों के साथ बढ़ना शुरू कर देती हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।